हेलो शिवम। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग बातें कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी के अंदर जीके या जीएस की। इसी जीके और जीएस में मैंने आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को कंप्लीट कराने के बाद आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। विश्व इतिहास के वे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर हम लोग एक ही क्लास में लगभग सारी बातें समाप्त कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की वेटेज बहुत कम है, लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या विश्व इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है अजय, नमस्कार भाई। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किसे इतिहास का पिता माना जाता है। चार नाम दिए गए हैं, हम्मुराबी, हिप्पोक्रेटस, होमर और हेरोडोटस। एक बार जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, उसके बाद मैं आपको इस पिता शब्द से अवगत कराता हूं। पिता यानी जनक। राज, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून भाई। देखो, एक तो शब्द आप लोगों ने पढ़ा कि भाई इतिहास का पिता, तो आप लोग बोलेंगे हेरोडोटस। अच्छा, आप लोग हेरोडोटस को इतिहास का पिता बोलते हैं, इसका रीजन क्या है? क्योंकि हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक का नाम क्या है? हेरोडोटस। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इसने हिस्टोरी का पुस्तक लिखी है, इसी हिस्टोरी का पुस्तक के कारण हेरोडोटस को इतिहास का पिता बोलते हैं। लेकिन वही मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्वेश्चन आएगा भारतीय इतिहास का पिता। यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास का पिता कौन है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? भारतीय इतिहास का पिता मेगास्थनीज को कहा जाता है। एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है इंडिका। पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इसी कारण इसको भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है। अभी मैं बात करूं पिता शब्द की, तो बहुत सारे शब्द आते हैं। जैसे एक शब्द आता है जीव विज्ञान का पिता। जीव विज्ञान का पिता। या फिर आपको बोले भूगोल का पिता, भूगोल का पिता। या आपको बोले राजनीति का पिता, राजनीति का पिता। तो इन पिताओं का यदि आपसे पूछे तो इनके पिता के नाम पर आप क्या आंसर लगाएंगे? तो एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। अरस्तु को इन सब के पिता के रूप में ख्याति प्राप्त है, चाहे वो भूगोल की बात करें या फिर जीव विज्ञान की बात करें या राजनीति की बात करें। अभी मैं बात करूं यदि कि भाई मैथ्स के पिता या मैथमेटिक्स के पिता कौन है? गणित के पिता। तो गणित के पिता के रूप में किसे कहा जाना जाता है? तो आप लोग बोलेंगे गणित का पिता कहा जाता है आर्कमिडीज को। आर्कमिडीज को गणित का पिता बोला जाता है, आर्कमिडीज। इसके बाद आप लोगों ने कंप्यूटर के पिता तो पढ़े ही हैं। कंप्यूटर के पिता का नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज। संस्कृत भाषा के पिता कौन है? तो संस्कृत भाषा के पिता, संस्कृत भाषा के पिता का नाम है पाणिनि। तो इस तरीके से हम लोग शब्द पढ़ते हैं कि कौन किसका पिता है। भावना, भावना। कोशिश तो यही रहेगी, लेकिन और थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ेगा तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो भाई आप लोग इसका आंसर याद रखेंगे हेरोडोटस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन पूछा है इनमें से किसे पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, पुनर्जागरण के पिता चार नाम दिए गए हैं। एक तो फ्रांसिस्को पेट्रोक, एक गैलीलियो गैलीली, एंटनी फिलिप, या इनमें से कोई नहीं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। शब्द है पुनर्जागरण। मैंने आपको पुनर्जागरण के बारे में पहले भी बताया है। पुनर्जागरण का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो एक पूरे समाज को एक दूसरी तरफ मोड़ देता है, उसको पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है। यानी हमारी की सोच है सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन हम सब की सोच को कोई व्यक्ति उद्यमी की तरफ बदल देगा तो वो पुनर्जागरण का पिता हो जाएगा। ठीक है, तो यही एक शब्द है। लोगों की जो आस्थाएं थी वो बहुत पुरानी थी, उन आस्थाओं को चेंज किया गया। जिस व्यक्ति ने उनको चेंज किया है उन्हीं को पुनर्जागरण के पिता के रूप में उपाधि दी गई। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले याद रखेंगे कि यदि आपसे पूछे पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे प्राप्त है, तो आप लोग आंसर देंगे पेट्रोक।
इसी पेट्रोक को आप लोग मानववाद का जनक भी बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मानववाद का जनक, मानववाद का जनक, तो आप लोग किसका नाम बोलेंगे? तो आप लोग नाम बोलेंगे पेट्रोक। इसके बाद पुनर्जागरण शब्द है तो एक इटली का महान कवि है दाते, इटली का महान कवि दाते, महान कवि का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे दाते। इस दाते की एक कृति है यानी पुस्तक है, उस कृति का नाम भी याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम में पूछी गई है, डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन कॉमेडी। ये किसकी कृति है? तो आप लोग बोलेंगे ये दाते की कृति है। इसको क्या बोला जाता है? यूरोप में पुनर्जागरण का पिता, क्वेश्चन आता है यूरोप में पुनर्जागरण का पिता, पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोग बोलेंगे दाते। एक क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है भारत में पुनर्जागरण का पिता, भारत में पुनर्जागरण का पिता, तो आप लोग नाम क्या देंगे? राजा राम मोहन राय। इनके बारे में तो मैंने आपको बहुत बातें बताई। आधुनिक भारत का निर्माता, राष्ट्रीय चेतना का अग्रदूत, राष्ट्रवाद का जनक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ाए। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई थी? देखो, अगर मैं पेंटरों की बात करूं तो 3 पेंटर फेमस हैं और तीनों की ही इटली के। 3 पेंटर्स में एक पेंटर तो आप लोग लियोनार्दो दा विंची याद रखेंगे, लियोनार्दो द विंची, एक तो ये याद रखेंगे। एक याद रखेंगे माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो, और एक आप लोग याद रखेंगे राफेल। ये तीनों ही चित्रकार हैं और तीनों ही यूरोप से संबंधित है, यूरोप के एक देश इटली से। अभी जो मोनालिसा की पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो आप लोग बोलेंगे लियोनार्दो दा विंची। लेकिन लियोनार्दो दा विंची ने एक और पेंटिंग बनाई, ठीक है। 2 पेंटिंग याद रखेंगे लियोनार्दो दा विंची की, एक तो आप लोग याद रखेंगे मोनालिसा। इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं कि भाई जब इसको कोई खुश मिजाज रूप में देखता हंसती हुई दिखती है, कोई इसे रोते हुए दिखता तो ये रोती हुई दिखती है, ऐसी ऐसी बातें इसके बारे में। एक और पेंटिंग है इसकी, दूसरी पेंटिंग को आप लोग याद रखेंगे द लास्ट सफर, द लास्ट सफर। इसके अंदर क्या दिखाया गया भाई? द लास्ट सफर में ईसा मसीह जब सूली पे टंगने जाते हैं तो उससे पहले अपने साथियों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। उस पेंटिंग को किसने डिजाइन किया था? तो आप लोग लियोनार्दो दा विंची को याद रखेंगे। अगर मैं माइकल एंजेलो की बात करूं तो एक याद रखेंगे द लास्ट जजमेंट, द लास्ट जजमेंट। एक तो ये पेंटिंग याद रखेंगे और दूसरी पेंटिंग आप लोग याद रखेंगे द फॉल ऑफ अ मैन, द फॉल ऑफ अ मैन, द फॉल ऑफ अ मैन। ये भी किसकी है? तो आप लोग बोलेंगे ये भी माइकल एंजेलो की है। यदि मैं राफेल की बात करूं तो आप लोग जीसस क्राइस्ट की माता, जीसस क्राइस्ट की माता, जीसस क्राइस्ट की माता का नाम क्या है? माता का नाम है मैडोना। उस मैडोना का चित्र किसके द्वारा डिजाइन किया गया? तो आप लोग बोलेंगे मैडोना का चित्र राफेल के द्वारा डिजाइन किया गया। तो ये सारी की सारी पेंटिंग्स हैं, विश्व इतिहास में एग्जाम में पूछी जाती हैं, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते। बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? इटली का एकीकरण, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम? तो आप लोग याद रखेंगे बोस्टन टी पार्टी का संबंध है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका के इतिहास से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग शुरुआत करेंगे अमेरिका की। अमेरिका की खोज 1492 में एक व्यक्ति के द्वारा की गई थी जिसका नाम क्या है? क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर। अच्छा, एक बात और बता दूंगा मैं आपको, क्रिस्टोफर कोलंबस, बहुत सारी पुस्तकें इसे 1494 भी देती हैं, लेकिन आप लोग 1492 याद रखेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। इसके बाद एक व्यक्ति था जिसका नाम है अमेरिगो वेस्पुसू, अमेरिगो वेस्पुसू। इसके नाम पर अमेरिका नाम अमेरिका रखा गया। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे अमेरिका के बारे में
कि अमेरिका के जो मूल निवासी है उनको रेड इंडियन बोलते हैं। रेड इंडियन किनको बोलते हैं? अमेरिका के मूल निवासियों को। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे अमेरिका से क्वेश्चन कि भाई अमेरिका के अंदर तारीख है 4 जुलाई 1776, 1776। एक व्यक्ति जिसका नाम है सैमुअल एडम, सैमुअल एडम्स। इस सैमुअल एडम्स ने एक नारा दिया था। नारे का क्या है? प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये नारा किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने 1776 में। अभी इसी समय एक बोस्टन टी पार्टी, ये क्या था? इस सैमुअल एडम ने जहाज से चाय को निकालकर सारी को अटलांटिक महासागर में डाल दिया था। उसी का नाम है बोस्टन टी पार्टी। अब इसी में एक व्यक्ति फेमस हुआ जिसका नाम है जॉर्ज वाशिंगटन। वो जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। लेकिन अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त कब हुई? तो साल था 1783, 1773। एक पेरिस की संधि हुई। उस पेरिस की संधि के माध्यम से, पेरिस की संधि के माध्यम से अमेरिका को स्वतंत्र घोषित किया गया। इसके बाद आपको याद रखना 1789, 1789 विश्व का प्रथम लिखित संविधान, प्रथम लिखित संविधान कहां का है? तो आप लोग बोलेंगे अमेरिका का है। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोग आंसर देंगे अमेरिका। इसी अमेरिका के बारे में और क्या क्या बात याद रखेंगे आप लोग? अमेरिका में आगे चल के एक राष्ट्रपति बने जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति कब बने? तो आप लोग बोलेंगे 1860। 1860 से लेकर और 1865 तक अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति रहे। इनके बारे में मैं अगले पेज में लिख दूं। देखो एक पेज ऐड कर लेते हैं आज। जो अब्राहम लिंकन है, यहां से क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। अब्राहम लिंकन, इनका टेन्योर क्या है? 1860 से लेकर 1865। 1865 में इनकी हत्या कर दी गई थी। एक लोकतंत्र की डेफिनेशन है। लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है? जनता का जनता के द्वारा, जनता पर शासन। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का जनता के द्वारा, जनता पर शासन, जनता पर शासन। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो आप लोग बोलेंगे अब्राहम लिंकन ने। इसी अब्राहम लिंकन ने अमेरिका के अंदर 1863, 1863, 1863 में दास प्रथा को प्रतिबंधित किया था। दास प्रथा प्रतिबंधित। अमेरिका के अंदर गृह युद्ध, अमेरिकी गृह युद्ध याद रखना आप लोगों ने। अमेरिकी गृह युद्ध, सिविल वॉर। अमेरिकी गृह युद्ध कब से कब तक चला था? तो आप लोग बोलेंगे 1861 से लेकर और 1865 तक अमेरिकी गृह युद्ध चला था। ठीक है। इसी अमेरिका के एक व्यक्ति के बारे में याद रखेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने अमेरिकी थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल, या आप इसे लिखेंगे फिलोसोफिकल सोसाइटी। अमेरिका फिलोसोफिकल, फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। अमेरिका फिलोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे इसकी स्थापना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनके द्वारा की गई थी। अमेरिका के अंदर 50 राज्य है। सबसे बड़ा राज्य अलास्का है, जो रशिया से खरीदा गया था। इसी अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध के समय जो आप लोग राष्ट्रपति को याद रखेंगे,
बेंजामिन फ्रैंकलिन याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग भाई 2 विश्व युद्ध हुए हैं, वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, आप लोग पढ़ेंगे। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, 2 विश्व इतिहास हुए हैं, अमेरिका ने दोनों के अंदर पार्टिसिपेट किया है। वर्ल्ड वार आया हुआ प्रथम विश्व युद्ध। इस प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, ये 1914 से 18 तक हुआ था। 1914 से 1918 तक जब हुआ तो इसके अंदर जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे उनका नाम था वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। इसके बाद हुआ दूसरा विश्व युद्ध, इसमें भी अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया है। दूसरा विश्व युद्ध, इस दूसरे विश्व युद्ध को आप लोग 1393 से लेकर और 1945 तक पढ़ते हैं। इसके अंदर भी अमेरिकी जो राष्ट्रपति था उसका नाम है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये आप लोग अमेरिका से बात याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमेरिका के बारे में वैसे बहुत सारी बातें हैं, हम बातें करेंगे बाद में अमेरिका के बारे में। गरिमा जी, गरिमा आपकी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है सर। ये सफिशिएंट है सोनम, इसके बाद कुछ नहीं करना, ये लास्ट, ठीक है। नमस्ते। अभी अगला क्वेश्चन है भाई, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये प्रेरणा से ली गई है। मतलब किस क्रांति में इस बात को हमने देखा, तो आप लोग याद रखेंगे एक फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के बारे में पढ़ा है। अब यदि मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करूं तो एक देश है फ्रांस। इस फ्रांस के शासक को बोलते हैं लुई। जब लुई 14 यहाँ के शासक थे तो उन्होंने कहा था मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून, मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है, और मेरे शब्द ही कानून है। ये किसका कथन है, तो आप लोग बोलेंगे लुई 14 का, फ्रांस के थे। इसके बाद साल आया 1789, तारीख थी 14 जुलाई। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के अंदर एक बार, जिसका नाम है बास्तील जेल, उस बास्तील जेल में यहाँ के बहुत सारे लोगों को पकड़ा और जेल में डाल दिया। जैसे भारत के अंदर हुआ था ना, मेरठ में कदम सिंह को उठाकर जेल में डाल दिया था, इसी तरीके से वहां के लोगों को जेल में डाल दिया था। जब जेल में डाला था उसका नाम है बास्तील जेल। फिर इन लोगों ने बास्तील जेल को तोड़कर, और यहाँ के शासक थे लुई 16, उस लुई 16 की हत्या कर दी। 16 की हत्या की तो इसकी हत्या के समय ही एक नारा दिया गया था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। अभी फ्रांस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय यहाँ की करेंसी का नाम था लिवरे। फ्रांस के अंदर बहुत सारे व्यक्ति हुए, जैसे मैं बात करूं, एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है वाल्टेयर। वाल्टेयर, इस वाल्टेयर के बारे में आप लोग क्या याद रखेंगे, इस वाल्टेयर ने एक बात कही थी। एक बात क्या कही कि 100 चूहों से अच्छा एक शेर का शासन है। 100 चूहों से अच्छा एक शेर का शासन, 100 चूहों से अच्छा एक शेर का शासन। तो आप लोग किसे याद रखेंगे, वाल्टेयर को। 100 चूहों से अच्छा एक शेर का शासन है। इसके बाद आप लोग एक मोंटेक्यू को भी याद रखेंगे, मोंटेक्यू, मोंटेस्क्यू। इसने क्या कहा था भाई, ये व्यक्ति भी इंपॉर्टेंट है। इसने, जो आप लोग लोकतंत्र देखते हैं या फिर आप लोग सरकार का रूप देखते हैं त्रिस्तरीय, यानी कि विधानसभा या विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये आप लोग सरकार का जो रूप देखते हैं ना, ये भारत पर शासन करने की प्रक्रिया देखते हैं, ये किसकी देन है, तो आप लोग मोंटेस्क्यू को याद रखते हैं। एक व्यक्ति और है फ्रांस का जिसका नाम है रूसो। रूसो की एक पुस्तक आती है एग्जाम के अंदर, पुस्तक का नाम क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी है, तो आप लोग बोलेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक रूसो की है।
फ्रांस के अंदर एक व्यक्ति का नाम जरूर लेंगे हम लोग। व्यक्ति का नाम है नेपोलियन। नेपोलियन, इसको तो सारे ही जानते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट। बोनापार्ट। इसके पिता का नाम क्या है? तो पिता का नाम है कार्लो बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट इसके पिता का नाम। इनकी पत्नी का नाम है जोसेफिन। जोसेफिन। इसी जोसेफिन के कारण ये फ्रांस के सम्राट बन गए। जब ये फ्रांस के सम्राट बने तो इन्होंने इंग्लैंड को बणियों की भूमि कहा। इंग्लैंड को बणियों की भूमि किसने कहा? तो आप लोग बोलेंगे इंग्लैंड को बणियों की भूमि नेपोलियन ने कहा था। इसी नेपोलियन के बारे में आप लोग याद रखेंगे। एक तो कोर्सिका द्वीप, क्वेश्चन आता है कोर्सिका द्वीप का संबंध किस व्यक्ति से है? तो आप लोग बोलेंगे नेपोलियन बोनापार्ट। अभी मैं आपको दो युद्ध और बताता हूं, दो युद्ध और याद रखना आप लोग। एक तो आपको याद रखना ट्राफलगर का युद्ध। ट्राफलगर का युद्ध एग्जाम में पूछा जाता है। ट्राफलगर का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो आप लोग आंसर देंगे 1805, 1805 ट्राफलगर का युद्ध हुआ था। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे एक वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध क्वेश्चन आता वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 1815। ये 2 साल आप लोग याद रखेंगे इस नेपोलियन से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। सर कंप्यूटर बैच में बिल्कुल है भाई राज। अभी उसकी तो शायद टाइम लगेगा उसमें, लेकिन मैथ्स की तो आपने पता है आशीष सर को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो उस कारण आशीष सर थोड़ा सा बिजी है। ठीक है, स्टैटिक की आज क्लास होगी। ओके, ये कमेंट सेक्शन के जवाब मैं बाद में दे दूं आपको, कोई बात नहीं, आगे बढ़। निम्नलिखित में से कौन इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है? इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, 3 व्यक्ति इटली के एकीकरण में लगे थे भाई। इटली एक देश है, इटली के बारे में बात कर लूं मैं तो इटली के एकीकरण की बात करने से पहले यहां का एक शहर है जिसका नाम है मिलान। मिलान एक शहर है, कहां पर है? इटली के अंदर है। इसी इटली के मिलान के अंदर आप लोग क्या पढ़ते हैं? इस इटली का एकीकरण हुआ था। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी। इटली का एकीकरण किसके अंडर में हुआ था? मेजिनी, कैवूर। ये तीनों के तीनों इटली के एकीकरण से संबंधित है, लेकिन कौन नहीं है? मुसोलिनी। मुसोलिनी इटली के अंदर फांसीवाद का जनक है। फासिज्म, हमें फांसीवाद देखने को कहां पर मिलेगा? तो आप लोग बोलेंगे बेनिटो मुसोलिनी, इसका पूरा नाम है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून गुरु जी। आकाश हूं भाई के बैच से लाइव है। ठीक है भाई आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेनिटो मुसोलिनी किसका भाई? तो फांसीवाद का जनक है। आप लोग नाजीवाद फांसीवाद पढ़ेंगे, ये हमें कहां देखने को मिला? इसी इटली के फांसीवाद के बेनिटो मुसोलिनी के कारण ही इटली बहुत बुरे तरीके से पिटा था। इसी इटली को यूरोप का भारत बोलते हैं। यूरोप का भारत किसको बोलते हैं? इटली। एक इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। इटली की गंगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इटली की गंगा के बारे में आप लोग के आंसर लगाएंगे। तो इटली की गंगा है पो नदी। कहां पर है? तो आप लोग बोलेंगे पो नदी इटली के अंदर। ठीक है, इटली के एकीकरण के बारे में 3 व्यक्तियों के नाम याद रखने। आगे बढ़ते। जर्मनी एकीकरण के पीछे माइंड किसे माना जाता है? देश है भाई जर्मनी। जर्मनी के बारे में बात करेंगे। जर्मनी की एकीकरण का मास्टरमाइंड माना जाता है बिस्मार्क को। जो बिस्मार्क है, बिस्मार्क फ्रांस से बहुत डरता। इसी बिस्मार्क के बारे में यदि मैं बात करूं तो बिस्मार्क एक देश राज्य था पर्सा। उस पर्सा के नीचे जर्मनी का एकीकरण चाहता था, और ये व्यक्ति बहुत डरता था ब्रिटेन से, ब्रिटेन और फ्रांस से। ये फ्रांस से डरता था। कौन? तो आप लोग बोलेंगे बिस्मार्क। लेकिन इसने बाद में, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण कर दिया। एक शहर है यहां का, आप तो एक तो शहर याद रखेंगे म्यूनिक। म्यूनिक कहां का एक शहर है? तो आप लोग बोलेंगे म्यूनिक जर्मनी का एक शहर।
ठीक है। एक ज्यूरिक पढ़ते हैं, वो स्विट्जरलैंड के अंदर है, लेकिन म्यूनिक जर्मनी के अंदर एक शहर है। इसमें एक घटना घटी थी। घटना क्या घटी थी, यहाँ पर खिलाड़ी मार दिए गए थे एक देश के जिसका नाम है इसराइल। एक शहर याद रखेंगे, बर्लिन। ठीक है, बर्लिन शहर को पढ़ते वक्त आप लोग थोड़ी बहुत बातें पढ़ेंगे। इसकी राजधानी का नाम है बर्लिन। आज जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। यहीं पर एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर। इस एडोल्फ हिटलर ने पार्टिसिपेट किया था किसके अंदर, वर्ल्ड वार टू, द्वितीय विश्व युद्ध, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार, सेकंड विश्व युद्ध में सारा का सारा योगदान किसका देखते हैं हम लोग, तो आप लोग हिटलर का। इसी हिटलर की एक पुस्तक याद रखेंगे। हिटलर की पुस्तक का नाम क्या है, मेन कैंप, यानी कि मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष किसकी आत्मकथा है, तो आप लोग आंसर देंगे मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर की आत्मकथा है। अब बर्लिन क्या हुआ था, बर्लिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद बर्लिन के बीच में एक दीवार लगा दी गई थी। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी, तो आप लोग बोलेंगे बर्लिन की दीवार दूसरे विश्व युद्ध के बाद। बर्लिन की दीवार 1945 में खड़ी की गई थी, 1945। बर्लिन की दीवार को कब गिराया गया, तो दीवार को गिराया गया कब, तो आप लोग बोलेंगे 1989, 1989। 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था भाई, 1989। ठीक है, ये एडोल्फ हिटलर के कारण जर्मनी हार गया था भाई। जर्मनी इंपोर्टेंट देश है। आगे बढ़ते हैं। रूस में बोल्शेविक कौन थे, अभी बात करें रूस। उस समय रूस का नाम क्या था, तो आप लोग बोलेंगे यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसी रूस के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया। एक क्वेश्चन आता है कि रूस के शासक को किस नाम से जाना जाता है, तो रूस का शासक जार नाम से जाना जाता है। शासक किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे शासक जार नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी यहां के एक शासक थे जिनका नाम है जार निकोलस सेकंड। जार निकोलस सेकंड। इनके समय दो पार्टियां बनी 1917 में, 1917 में दो पार्टियां बनी। एक तो पार्टी बनी जिसका नाम है बोल्शेविक। एक पार्टी का नाम क्या है, बोल्शेविक। और दूसरी पार्टी का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे मेनसेविक। इस बोल्शेविक और मेनसेविक का अर्थ क्या भाई, तो आप लोग याद रखेंगे बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक। और इस मेनसेविक का अर्थ क्या है, अल्पसंख्यक। मेनसेविक का अर्थ। अभी जब 1917 में रशियन रेवोल्यूशन, रूसी क्रांति हुई, तो रूसी क्रांति में एक नारा दिया गया, रूसी क्रांति। इसमें एक नारा दिया गया, नारा क्या था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। ये किस क्रांति का नारा है, तो आप लोग बोलेंगे ये रशियन रेवोल्यूशन का नारा है। ठीक है, इसके बाद क्या बात याद रखेंगे आप लोग, बाद रूसी क्रांति में आप लोग याद रखेंगे, रूसी क्रांति के बाद एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लेनिन। इस लेनिन ने क्या करा, ये बोल्शेविक क्रांति हुई, जार निकोलस सेकंड की हत्या कर दी, और लेनिन ने ही रशिया के अंदर नई आर्थिक नीति इंप्लीमेंट की, नई आर्थिक नीति लागू की। लेकिन रशिया का जो उदय हुआ, वो उदय स्टालिन के नेतृत्व में हुआ था, इसीलिए इसको आधुनिक रशिया का जनक भी बोलते हैं, स्टालिन को। आधुनिक रशिया का स्टालिन। ये क्वेश्चन हमें कहां से देखने को मिलते हैं, रशिया। वैसे रशिया के बारे में आप लोग पता है, बहुत बड़ा देश है, राजधानी मॉस्को है, मुद्रा का नाम रूबल है। इसी रशिया के अंदर आप लोग केजीबी, यहाँ की खुफिया एजेंसी के बारे में पढ़ते हैं। इसी रूस के अंदर विश्व की सबसे बड़ी रेल, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, गुलाब का युद्ध था। गुलाब का युद्ध कहां पर हुआ था, तो आप बोलेंगे इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था उसको गुलाब का युद्ध बोलते हैं। जैसे इंग्लैंड, ब्रिटेन,
ग्रेट ब्रिटेन, आप लोग इसको जानते हैं। इंग्लैंड के अंदर एक वंश शासन करता था जिसका नाम था ट्यूडर वंश। क्वेश्चन आता है ट्यूडर वंश का संबंध किस देश से, तो आप लोग बोलेंगे इंग्लैंड से। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे गोरोपूर्ण क्रांति। गोरोपूर्ण क्रांति किस देश से संबंधित है, तो आप लोग बोलेंगे गोरोपूर्ण क्रांति इंग्लैंड से संबंधित है। अच्छा, एक एलिजाबेथ, उस एलिजाबेथ का संबंध इस वंश से है, तो आप लोग बोलेंगे ट्यूडर राजवंश से। इसकी राजधानी लंदन है, इसी के अंदर कॉमनवेल्थ चोगम का हेडक्वार्टर है। हम लोग इनके गुलाम भी रहे हैं, तो कोशिश करेंगे, हम लोग इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं सारा का सारा। कहां पर बात की थी तो मैंने बताया था आपको। अच्छा, एक सप्तवर्षीय युद्ध तो याद रख लो, सप्तवर्षीय युद्ध ये तो पूछा जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध। क्वेश्चन आता है किन दो देशों के बीच लड़ा गया था, तो 1756 से लेकर 1763 ये जो बैटल था ये लड़ा गया था दो देशों के बीच, ब्रिटेन व फ्रांस के बीच। ब्रिटेन व फ्रांस के बीच, इसके अंदर ब्रिटेन जीत गया था, फ्रांस हार गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखें, सप्तवर्षीय युद्ध। इनका गृह युद्ध भी वही है, गुलाब क्रांति। आगे आज प्रथम विश्व युद्ध किसके द्वारा जीता गया था। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध लड़ा क्यों गया। जब लड़ा भी गया तो क्या किए, बिल्कुल भाई, प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, तो आप लोग जानते हैं 1914 से 1918। इस प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उस समय तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण। ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण, ये वहां का तात्कालीन कारण था। सर्बिया पर आक्रमण ये तात्कालिक कारण था किसका, तो प्रथम विश्व युद्ध का। जब हुआ तो इसके अंदर 37 देशों ने पार्टिसिपेशन किया, यानी 37 देशों ने इस युद्ध के अंदर भाग लिया। ये जो पूरा विश्व था वो विश्व दो भागों में बटा हुआ था, ठीक है। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो था मित्र राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, और एक था धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटिटी। मित्र राष्ट्र में किसी किसी याद रखेंगे आप लोग, तो मित्र राष्ट्र के अंदर थे पावरफुल देश यानी कि इंग्लैंड, दूसरा था फ्रांस, तीसरा था जापान, चौथा था अमेरिका, पांचवा था रशिया। जो धुरी राष्ट्र थे इनके अंदर कौन कौन थे, तो आप लोग याद रखेंगे बुल्गारिया, सर्बिया, तुर्की, ये सारे के सारे देश हार गए थे। तो इसमें पूछा गया जीता किसके द्वारा गया, तो आप लोग याद रखेंगे मित्र राष्ट्र, ट्रिपल अलायंस या अलायंस पावर इस विश्व युद्ध के अंदर जीती थी। इस धुरी राष्ट्र का एक और देश है जिसका नाम क्या है, जर्मनी। अभी इसी जर्मनी पर एक संधि थोपी गई थी, उस संधि को याद रखेंगे वर्साई की संधि। जो वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, उसी वर्साई की संधि को कब लागू किया गया था, तो 1919। इसी के बाद एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई थी, साल है 1920, 1920। 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 में माओ के नेतृत्व में क्रांति के बाद हुई थी। कौन सी क्रांति के बाद, समाजवादी, लोकतांत्रिक, फासीवाद या कम्युनिस्ट क्रांति। अभी हम लोग बात करेंगे चीन क्रांति। चीन के बारे में सारी बात कर लेंगे। चीन क्रांति कैसे हुई, पर एक वंश रूल करता था चीन के अंदर, मंचू राजवंश। वंश के खिलाफ पहली बार एक व्यक्ति जिसका नाम है सन्यात सेन 1911 में
चीन के उस राजा या राजवंश के खिलाफ पहली बार एक कदम उठाया गया एक व्यक्ति के द्वारा, सन्यात सेन। इसने ही चाइनीज रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया। इसी सन्यात सेन ने 1921 एक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम है कुओमिंतांग पार्टी। कुओमिंतांग पार्टी, इसकी स्थापना की। अब इसी कुओमिंतांग पार्टी के आगे चल के दो धड़े बने। एक व्यक्ति था जिसका नाम है माओ तसे तुंग, और एक व्यक्ति था जिसका नाम है चांग काई शेक। ये दो व्यक्ति हैं। इस माओ तसे तुंग ने ही क्या किया था, इस माओ तसे तुंग ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक माओ तसे तुंग था। और ये जो चांग काई शेक है, इसने एक राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की। जो राष्ट्रवादी पार्टी कहां चली गई, तो आप लोग बोलेंगे ये राष्ट्रवादी पार्टी फार्मोसा के अंदर चली गई। फार्मोसा। अभी एक डिस्प्यूट है। क्या डिस्प्यूट है? चाइना तिब्बत को अपना पार्ट बताता है, और चाइना जो है वो इस फार्मोसा आइलैंड को अपना पार्ट बताता है। इस फार्मोसा को आज बोलते हैं ताइवान। इस ताइवान को अपना पार्ट बोलता है, और ये ताइवान चाइना को अपना पार्ट बोलता है। यानी कि दो पार्टियां थी। इन दो पार्टियों में ये माओ तसे तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई थी। जब जीत गई थी तो इसी कारण इसने अलग से देश बना दिया। तो अभी आपको याद रखना है कि यहां पर क्या देखने को मिला, कम्युनिज्म। अभी यहां पर एक धर्म भी है। धर्म का नाम क्या है, तो धर्म याद रखेंगे कन्फ्यूशियस धर्म। एक ही धर्म को मानते हैं जिसका नाम क्या है, कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस धर्म कहां पर है, तो आप लोग बोलेंगे कन्फ्यूशियस धर्म चाइना के अंदर है। बाद में यहां की एक घटना से और अवगत करा दूं मैं आपको। एक थियानमेन चौक इतिहास में अपनी ही गौरव गाथा लिए हुए भाई। इस थियानमेन चौक पर के जवान बच्चों की तोप या टैंक से कुचलवा दिया गया था, क्योंकि यहां पर तंत्र की मौत की गई थी। तो थियानमेन चौक आप लोग चाइना का याद रखेंगे। वैसे आप यहां पर संघाई पढ़ते हैं। संघाई चीन की राजधानी के बारे में आप लोग बीजिंग पढ़ते हैं, या यहीं पर एक पार्ट है जिसको अभी आजाद किया गया ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है। एक आता है अफीम युद्ध। क्वेश्चन आता बहुत प्यारा। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया, तो आप लोग अफीम युद्ध के बारे में याद रखेंगे। अफीम युद्ध ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ा गया था। अफीम लिख दिया मैंने, तो ये अफीम लिख देता हूं। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था, तो आप लोग बोलेंगे जो अफीम युद्ध है वो ब्रिटेन, वह किसके बीच लड़ा गया था, तो आप लोग बोलेंगे ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया था। अफीम को, व्यापार को लेकर इनके बीच में लड़ाई होती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टेंटिन कहां का पुराना नाम है? पेरिस, इस्तांबुल, ग्रीस, या पेरिस आप ग्रीस आप रोम पढ़ते हैं, रूस आप लोग आज, तो एक ही बच गया नाम, क्या है, इस्तांबुल। इस्तांबुल को आज क्या बोलते हैं, तुर्की है। अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया। वैसे तो इसका नाम हो गया तुर्कीये, इसी का नाम हो गया। इसी तुर्की की राजधानी का नाम क्या है, अंकारा। इसी तुर्की की राजधानी इस्तांबुल को पहले क्या बोलते थे, कॉन्स्टेंटिनोपल। कुस्तुनतुनिया, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुस्तुनतुनिया। ये किसका नाम है, तो आप लोग बोलेंगे कॉन्स्टेंटिनोपल। इसी के नाम से जाना जाता था, कुस्तुनतुनिया। ठीक है। इसके बाद आप लोग इसी तुर्की के बारे में क्या पढ़ते हैं भाई, इस तुर्की के अंदर एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है मुस्तफा कमाल पाशा। ये वैसे तो रहा था 1924 तक, 1924 तक, लेकिन इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे, इसको अतातुर्क के नाम से जाना जाता है। अतातुर्क। इस अतातुर्क का अर्थ क्या भाई, तुर्की का पिता। ये अंतिम खलीफा भी है, तुर्की का पिता या तुर्की का जनक। इसी को अंतिम खलीफा के नाम से भी जानते हैं हम लोग, लास्ट खलीफा, अंतिम खलीफा भी है ये।
इस तुर्की को यूरोप का मरीज बोलते हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर जाने का रास्ता हमें कहाँ से देखने को मिलेगा, तो तुर्की से। तुर्की को यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज किसे बोला जाता, तो आप लोग बोलेंगे तुर्की को बोला जाता है। ठीक है, तुर्की भी ये सोच रहा है कि वो इस्लाम जगत का सबसे बड़ा शासक बने, लेकिन उसके चलते हमसे डिस्प्यूट है तुर्की के। क्वेश्चन कम आते हैं। कौन सी जोड़ी सही है, बेनिटो मुसोलिनी नाजीवाद, एडोल्फ हिटलर नाजीवाद, कौन सी जोड़ी सही है? एक बार जल्दी से आप लोग आंसर देंगे। कौन सी जोड़ी सही है, बेनिटो मुसोलिनी फांसीवाद और एडोल्फ हिटलर नाजीवाद? बिल्कुल भाई, ये दोनों जोड़ियां सही हैं, यानी कि बोथ 1 और 2। फांसीवाद हमें कहां देखने को मिला, तो आप लोग बोलेंगे इटली के अंदर। और नाजीवाद हमें कहां देखने को मिला, तो आप लोग बोलेंगे जर्मनी के अंदर। एक क्वेश्चन और देखने को मिला था, इस नाजीवाद का जो चिन्ह था, सिंबल, वो नाजीवाद का चिन्ह पूछा गया था। तो आप लोग इस तरीके से एक निशान पढ़ते हैं। ठीक है, इस निशान को आप लोग क्या बोलते हैं भाई? ये निशान आप लोग जानते हैं, इसका क्या नाम है? इसको बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह। क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जो स्वास्तिक, सॉरी, नाजीवाद पार्टी है, उसका चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है? तो आप लोग बोलेंगे स्वास्तिक। आप लोग जब एडोल्फ हिटलर को देखेंगे तो एडोल्फ हिटलर की बाजू पे यहां पर ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। यही क्या था, यही उसका चिन्ह था। आगे बढ़ते हैं। जापान ने किस वर्ष अमेरिकी नौसेना अड्डे पर्ल हार्बर पर आक्रमण या हमला किया था? 1943, 43, 41 या 45? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से आंसर देंगे। जापान, बातें कर लेते थोड़ी जापान के बारे में। जापान से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, तो एक तो क्वेश्चन आता है, वैसे तो आपको टोक्यो राजधानी पता ही है जापान की। जापान के अंदर सामुराई देखने को मिलते हैं, सामुराई। इसी जापान को उगते हुए सूर्य का देश, लैंड ऑफ राइजिंग स्टार, उगते हुए सूर्य का देश बोलते हैं। उगते हुए सूर्य का देश कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे जापान। इसी को आप लोग निप्पन के नाम से जानते हैं, निप्पन। इसी को आप लोग पित्त आतंक के नाम से जानते हैं, पित्त आतंक। पित्त आतंक के नाम से किसे जानते हैं, तो आप लोग बोलेंगे जापान। इसी जापान की साम्राज्यवादी नीति का पहला देश जो शिकार हुआ था, साम्राज्यवादी नीति किसकी थी, जापान की। इसी साम्राज्य नीति का पहला शिकार कौन सा देश हुआ था, तो आप लोग बोलेंगे पहला शिकार जो देश हुआ था उसका नाम है चीन। ठीक, इसका शिकार होने वाला पहला देश नाम क्या है, चीन। ठीक है, जापान है भाई। जापान की अभी टोक्यो के अंदर आप लोग ओलंपिक पढ़ रहे थे, आपको याद होगा। तो जापान तो अटैक किया गया था जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर, वो कब किया था, तो उसका आंसर आप लोग याद रखेंगे 1941। 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। इसके बाद ही अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार भी शामिल हुआ था। ठीक है, अगर आंसर पूछे अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार में कब शामिल हुआ, तो आप लोग उसका भी आंसर 1941 देंगे। आगे आ जाओ। किस संधि ने 1904-1905 के रूस जापानी युद्ध को समाप्त कर दिया? पोस्टेमस की संधि, पेरिस की संधि, ग्वाडालुप की संधि या फिर घंट की संधि? चार संधियां दी गई है, इंपॉर्टेंट है। साल 1905, 1905। 1905 में क्या हुआ था, इंडो जापान वॉर, सॉरी रशियन जापान वॉर, यानी कि रूस जापान युद्ध। रूस जापान युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग बोलेंगे रूस जापान युद्ध 1905 के अंदर हुआ था। अब जब ये हुआ तो इसमें कौन जीता, तो आप लोग याद रखेंगे रूस हार गया था और जापान जीत गया था। प्रथम एशियाई देश जिसने यूरोपीय देश को हराया, प्रथम एशियाई देश जिसने यूरोप को हराया, जिसने यूरोप को हराया, उसका नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे जिसने यूरोप को हराया उसका नाम है जापान।
इससे पहले हम लोग ये मानते थे कि जो अंग्रेज हैं वो हमसे हार नहीं सकते, और इसके बाद एक संधि हुई थी, पोस्थेमस की संधि। इस पोस्थेमस की संधि के बाद समाप्ति हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी किन तारीखों को गिराए गए थे? और नागासाकी, जापान के अंदर 4 द्वीप है भाई। जापान जो है वो कंप्लीट 4 द्वीप पर बसा हुआ है। आप लोग द्वीप याद रखेंगे, ओशु, ओशु, क्यूशु, शिकोकू और होकाडियो। ये 4 द्वीप हैं। अब इन्हीं 4 द्वीपों में से 2 जगह, हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को इन पर बम गिराए गए थे। जब 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराए गए थे, तो 6 अगस्त को कहां पर गिराया गया था? 6 अगस्त को आप लोग याद रखेंगे 1945। ये बम जो गिराया गया था ये हिरोशिमा पर गिराया गया था। जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया उसका नाम भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो आप लोग इस बम का नाम याद रखेंगे, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था वो कहां पर? तो आप लोग आंसर देंगे नागासाकी। नागासाकी पर बम गिराया गया था, और इस बम का नाम क्या था? तो आप लोग आंसर देंगे फैटमैन। हिरोशिमा और नागासाकी, ये 2 बम याद रखेंगे आप लोग। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति इसी के कारण हुई थी। इसके बाद जापान हार गया था। अगला क्वेश्चन देखो, रोमुल्स के नाम पर किस प्राचीन शहर का नाम रखा गया? ठीक है, रोमुल्स के नाम पर, तो आप लोग बोले रोम। ठीक है, रोम आज इटली की राजधानी है। इटली की जो राजधानी है, राजधानी का नाम क्या है? रोम। राजधानी का नाम है रोम। क्वेश्चन आता है रोम कौन सी नदी पर है? तो आप लोग आंसर देंगे रोम टाइबर नदी पर है, ऑन द बैंक ऑफ टाइबर रिवर। एक क्वेश्चन आता है पोप का शहर, पोप का शहर, तो पोप का शहर किसे बोलते हैं? आप बोलेंगे रोम को। इसी रोम के अंदर एक देश है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी, इस वेटिकन सिटी के अंदर केवल 1000 पुरुष रहते हैं। 1000 पुरुष रहते हैं। यहां पर जो पोप है ना, वो पोप इस वेटिकन सिटी देश के अंदर रहता है, इन 1000 पुरुषों में। सबसे कम जनसंख्या वाला देश, सबसे कम जनसंख्या वाला देश, तो आप लोग आंसर देंगे सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी। इसके बाद इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आप लोगों ने वेटिकन सिटी से, कि देश के अंदर देश, देश में देश का दर्जा किस शहर को दिया गया? तो आप लोग बोलेंगे वेटिकन सिटी को। ये रोम के अंदर, इसको पहले रोमन एम्पायर के नाम से जानते थे। रोमन एम्पायर की बहुत सारी उपलब्धियां, रोमन साम्राज्य, रोमन साम्राज्य से क्वेश्चन आते नहीं वैसे, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो आप काउंटिंग्स पढ़ते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये काउंटिंग्स इन्हीं की देन है भाई। ये इस तरीके से आप लोग 10 पढ़ते हैं। ये रोमन साम्राज्य की, रोमन साम्राज्य की सुक्रोटीज आप लोग के बीच जाने पहचाने नाम मिल सकता है भाई, ये वहीं के। आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? यीशु मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? एक तो ईसा मसीह, आप लोग याद रखेंगे ईसा मसीह, इन्होंने एक धर्म की स्थापना की थी जिसका नाम क्या है? ईसाई धर्म। ईसाई धर्म, जब ईसाई धर्म की स्थापना की थी तो इस ईसा मसीह से हम लोग पढ़ते हैं कि इनका जन्म 1 AD को हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था बेथलेम, जेरूशलम के अंदर। बेथलेम, यरूशलेम के अंदर एक स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम आप लोग पढ़ते हैं, इनकी माता का नाम क्या था? मैरी। माता का नाम क्या है? मैरी। इनके पिता का नाम क्या है? जोसेफ। पिता का नाम जोसेफ है। फिर एक रोमन गवर्नर
रोमन गवर्नर जिसका नाम क्या था, रोमन गवर्नर पोंटियस, रोमन गवर्नर पोंटियस। उस पोंटियस ने क्या किया था, इस पोंटियस ने इनको सूली पर टांग दिया था। साल कौन सा था, 33 एडी। इसके बाद भी ये जीवित रहे थे भाई, जीवित रहे थे तो इन्होंने ईसाई धर्म की स्थापना की। स्थापना की तो यही ईसाई धर्म बाद में दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो गया, एक कैथोलिक एक प्रोटेस्टेंट। ईसाई धर्म के दो पार्ट याद रखेंगे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट ये दो पार्ट है, ये पहला है ये दूसरा है। इसी ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक याद रखेंगे आप लोग, पवित्र पुस्तक का नाम क्या है, पवित्र पुस्तक बाइबल। पवित्र पुस्तक का नाम क्या है, बाइबल। किसकी है तो आप लोग बोलेंगे ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है बाइबल। ठीक, चर्च वगैरह इनके। पूजा स्थल को क्या कहा जाता है, तो पूजा स्थल को गिरजाघर कहा जाता है। पूजा स्थल गिरजाघर कहलाते हैं, गिरजाघर। आगे बढ़ते, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक है फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, लिस्बन की संधि। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग जल्दी से आंसर देंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक था। तो मैंने आपको बताया अभी कि 1919 में एक वर्साई की संधि हुई। इस वर्साई की संधि को ही अपमानजनक संधि के रूप में माना किसने, जर्मनी ने। जब जर्मनी ने इस वर्साई की संधि को अपमानजनक के रूप में माना तो इस जर्मनी ने कहां पर अटैक कर दिया, जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया। इस पोलैंड पर अटैक करने के कारण 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया। इसका रीजन क्या था, वर्साई की संधि। इसी के परिणाम स्वरूप 24 अक्टूबर 1945 को एक संगठन की स्थापना हुई जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, उस संगठन को आप लोग यूएनओ बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1918, 1939, 1945 या 1989? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। एक बार जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, इसके बाद मैं इसके बारे में आपको बताने का काम करूंगा। बहुत अच्छे भाई, आंसर इसका क्या, 1945। ठीक है, इसने किसका स्थान लिया, तो मैंने आपको बताया था 1920 में एक लीग ऑफ नेशन का स्थान लिया। लीग ऑफ नेशन। इस लीग ऑफ नेशन के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद 1945 में एक अटलांटिक जहाज में बैठकर, अटलांटिक जहाज में बैठकर इस परफॉर्मा पर साइन किए गए कि भाई हम लोग 24 अक्टूबर 1945 एक संगठन की स्थापना करेंगे जिसका नाम क्या होगा, यूएनओ। तो इसका आंसर आप लोग इजीली बता पाते हैं, क्या आंसर है इसका, 1945। जब यूएनओ की स्थापना हुई भाई 24 अक्टूबर 1945, तो इससे हम लोग और याद रखते हैं, तो इससे हम लोग याद रखते हैं कि यूएनओ की स्थापना के समय 51 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 51 देशों ने भाग लिया था इस यूएनओ की स्थापना में। स्थापना हुई तो हेडक्वार्टर कहां पर बनाया गया, हेडक्वार्टर बनाया गया न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो कि मिनारों का देश है, कहां पर है, अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर बनाया गया। इसी यूएनओ के 6 पार्ट बनाए गए। 6 पार्ट में आप लोग एक पार्ट याद रखेंगे, पार्ट का नाम है न्यास परिषद। न्यास परिषद एक पार्ट का नाम है। दूसरा पार्ट है महासभा, महासभा। तीसरा पार्ट है सचिवालय, सचिवालय। चौथा पार्ट है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। पांचवा पार्ट है
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और जो छठा पार्ट है, उस छठे पार्ट को आप क्या पढ़ते हैं, छठे पार्ट को पढ़ते हैं आप सामाजिक आर्थिक मापदंड। इनको बढ़ावा देने के लिए एक अलग से पार्ट बना रखा है, ठीक है, यूनेस्को का पार्ट ही मान लो आप लोग। इस तरीके से यूएनओ की स्थापना हुई थी। ये भाई हमारी विश्व इतिहास। आज हमारा विश्व इतिहास भी समाप्त। क्वेश्चंस को कवर करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में, तो इंडियन पॉलिटी के बारे में। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। दो पार्ट में आप लोग पढ़ने का काम करेंगे। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कैसी लगी आपको क्लास। यदि अच्छी लगी तो आप थंबनेल ऐसे थंब इम्प्रेशन भेजो, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। एक बार जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में। 17/20, 20 में से 17 आते थे क्या? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छे। अजय, ठीक है प्यारे साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं और बातें करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।